आज दिल्ली में एक सभा हुई या प्रवचन जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें कि हमारी एशिया कप की टीम का डिक्लेरेशन हुआ। और ये तो आप सभी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, या जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए भी मैं बता दूं कि आज संत रोहितानंद शर्मा ने आज अपना प्रवचन दिया। और मुझे तो बड़ी जोर से हंसी आई, क्योंकि ये प्रवचन में ज्यादातर वो बातें कही जाती हैं जो कि आदमी अपनी खुद की जिंदगी में कभी अमल नहीं करता है। रोहित शर्मा ने आज उसको बिल्कुल सिद्ध किया। आज हम देखिए डिस्कस करते हैं जो इन लोगों ने एशिया कप की टीम जो डिक्लेयर की है। इसमें सबसे पहले तो मैं देखिए आपको टीम बता दूं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और एक रिजर्व प्लेयर है संजू सैमसन। तो ये देखिए, ये टीम जो डिक्लेयर हुई है, इसमें खास तौर पे अगर आप देखें तो केएल राहुल के आगे ब्रैकेट में विकेट कीपर लिखा हुआ है। और साथ ही साथ ये अजीत आगरकर ने ये भी बताया, ये केएल राहुल जो है, ये जो इंजरी से अभी तक जूझ रहा था, तो वो इंजरी तो उसकी ठीक हो गई है, लेकिन उसको दूसरा निगल हो गया है। तो अभी मतलब वो इस टाइम वो खेलने के लिए फिट नहीं है, और एशिया कप में भी शायद वो पहले मैच के लिए भी वो फिट नहीं हो पाएगा, और हो भी सकता है। तो भगवान भरोसे तो दुनिया चल रही है, तो हम भी इसीलिए उसी लिहाज से चल रहे हैं। और हो सकता है कि वो पहले मैच में खेलने के लिए फिट हो जाए, और नहीं तो दूसरे या तीसरे मैच के लिए शायद हो ही जाएगा। तो ये हमारे कोच साहब ने बोला, ये चीफ सिलेक्टर साहब ने बोला। अच्छा, इसके पहले कि हम कुछ और बात करें, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए, पिछले कुछ सालों से मुझे तो याद नहीं है कि कभी बीसीसीआई ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, या कभी चीफ सिलेक्टर आया हो और उसने टीम डिक्लेयर की हो। पिछले कुछ सालों से तो इन्होंने ये सब करना बंद ही कर दिया है। ये लोग तो बीच में तो ट्विटर पे टीम डिक्लेयर करके भाग जाया करते थे, और वो भी रात को 9 बजे, 9:30 बजे, कभी 11 बजे। तो जिससे कि मुझे तो ये लगता था कि शायद ये गाली खाने से बचना चाहते हैं, या दूसरे फैंस का या जर्नलिस्ट का, मीडिया का ये जवाब देने से बचना चाहते हैं। तो लेकिन इस बार मुझे काफी अच्छा लगा कि इन लोगों ने काफी दम दिखाई, और एशिया कप के लिए जो इनको पहले से बहुत सारी गालियां पड़ रही हैं, जिस तरह की टीम की परफॉर्मेंस है, उस सबके होते हुए भी इन लोगों ने बिल्कुल इतनी हिम्मत दिखाई कि दिल्ली में जाके और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीम डिक्लेयर कर रहे हैं। और काफी पहले से, हालांकि इन्होंने काफी इसका मैस किया हुआ था, जो इतना डिले पे डिले करते चले जा रहे थे, जो कि पूरी दुनिया के लिए कोई बिल्कुल ही ओपन सीक्रेट था कि ये लोग इतना डिले क्यों कर रहे हैं। सभी को मालूम था कि ये केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की फिटनेस का इंतजार कर रहे हैं आज। लेकिन आज एक अजीब सी बात है। मैं आपको एक बात बताता हूं, 25-30 साल पहले जब ये रेगुलरली टीम जब डिक्लेयर हुआ करती थी, तो उसका प्रोसीजर ये होता था, जब टीम सिलेक्शन होता था तो उसमें सिलेक्शन में चीफ सिलेक्टर के साथ बाकी 4-5 जो भी जोनल सिलेक्टर्स हैं वो हुआ करते थे, प्लस कप्तान एक मेंबर हुआ करता था उस सिलेक्शन पैनल का। हालांकि कप्तान का उसमें कोई वोट नहीं होता था, लेकिन कप्तान की उसमें राय जरूर ली जाती थी। कप्तान ऐसा नहीं होता था कि कोई किसी को वो अपनी मर्जी से टीम में ले ले, या बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू सिलेक्शन कर ले। पिछले कुछ 8-10 सालों से ये बंद हुआ है। और अगर आप लोगों को याद होगा तो एमएस धोनी ने भी वो जो 2011 की अपनी टीम चुनी थी, उसके 2 साल पहले की बात है, जब इसने ये सीनियर्स को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश की थी। जब ये ऑस्ट्रेलिया गया था कि ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं, ये लोग मतलब उतने ज्यादा अब एजाइल नहीं रहे हैं, और इनकी जगह मुझे यंग प्लेयर चाहिए, और इस तरह की जो कंट्रोवर्सी हुई थी एक। अब उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये तो पता नहीं। ये तो जब तक ये डायरेक्ट लोग खुद ही या एमएस धोनी ही ना डिक्लेयर करे, तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन पहले जब ये हुआ करता था, तो जैसा मैंने कहा कि कप्तान सिर्फ एक मेंबर हुआ करता था और उसकी राय ली जाती थी। लेकिन कभी भी टीम डिक्लेयर होने के टाइम पे कप्तान वहां प्रेजेंट नहीं हुआ करता था। इस बार बीसीसीआई ने पहली बार ये किया है कि जब टीम डिक्लेयर हुई है तो उसमें कप्तान भी साथ है चीफ सिलेक्टर के साथ। नॉर्मली पहले चीफ सिलेक्टर ही टीम डिक्लेयर करता था। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है
मुझे तो सीधे सीधे ये लगता है कि बीसीसीआई अपने कंधे से जिम्मेदारी बिल्कुल झाड़ना चाहती है, या फिर ये कहिए कि रोहित शर्मा के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहती है। क्योंकि देखिए, अब जब चीफ सिलेक्टर या फॉर दैट मैटर जय शाह ही क्यों ना हो या बीसीसीआई का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, अगर वो अगर मान लीजिए ये टीम डिक्लेयर करे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और साथ में अगर इंडियन टीम का कैप्टन बैठा हो, तो क्वेश्चन मीडिया किससे करेगा? ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। कोई भी आदमी डायरेक्ट कप्तान से ही बात करना चाहेगा। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें रोहित शर्मा से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स हुए, और रोहित शर्मा ने जवाब भी दिए हालांकि। और जवाब क्या दिए, वो तो ये फ्री फंड की कंसल्टेंसी ये ज्ञान बांट के चला गया। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं ये कि ये जो प्रवचन था इस पे कभी भी अमल होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बात करना तो आदमी थ्योरेटिकली सही बात ही करता है, क्योंकि उसके अलावा तो सही और कोई बात हो भी नहीं सकती। टीम जो डिक्लेयर हुई या टीम की जो परफॉर्मेंस चल रही है या टीम में जिस तरह के ऊटपटांग एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, ये तो हर किसी बच्चे को मालूम है कि ये बकवास चल रही है और ये बिल्कुल भी इस तरह से होना नहीं चाहिए। तो इसको ना तो रोहित शर्मा जस्टिफाई कर सकता है, ना राहुल द्रविड़ कर सकता है, और ना ही अजीत आगरकर। ये बात तो बिल्कुल ही हम सभी को पता है कि ये ऊटपटांग काम चल रहा है यहाँ। लेकिन अब चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और डायरेक्ट सवाल जवाब हो रहे हैं, तो रोहित शर्मा को तो सही बात कहनी पड़ेगी। अब रोहित शर्मा से अब मैं आपसे ये कहूं कि ये बैटिंग ऑर्डर में जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात हुई, एक जर्नलिस्ट ने पूछा रोहित शर्मा से कि हमारे यहाँ तो कुछ तो भी बैटिंग ऑर्डर चल आ रहा है, कोई कभी किस नंबर पे बैटिंग करता है, कोई कभी किसी नंबर पे बैटिंग करता है। तो स्वामी रोहितानंद शर्मा ने कहा कि नहीं, देखिए, हम तो इंडिया की टीम को हम फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं, दिमाग में भी और बैटिंग ऑर्डर में भी। अब ये दिमाग में फ्लेक्सिबल बनाना और बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबल बनाना, ये देखिए हमको समझ में आती है बात कि आप यहाँ पे बड़े बड़े साहित्यिक टाइप की बात कर रहे हो आप, कि हमें हर प्लेयर के दिमाग में ये बात डाल देनी है कि नहीं, तुम्हारी पोजीशन फ्लेक्सिबल हो सकती है, तुमको कभी भी किसी भी पोजीशन पे खेलने के लिए बोला जा सकता है। तो ये बात तो ठीक है, थ्योरेटिकली ये बात सही है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या कभी ऐसा होता है? आप कभी, एक बात मैं तो ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप विराट कोहली से पूछ लो, विराट कोहली को बोल दो आप कि भाई साहब आप 6 नंबर पे आ जाना बैटिंग करने। तो ना तो ये प्रैक्टिकली सेंसेबल बात है और ना विराट कोहली कभी मानने वाला है। लेकिन रोहित शर्मा के पास इसका ऊटपटांग तर्क क्या है कि नहीं, वेस्टइंडीज के अगेंस्ट वो जो पहला वनडे हुआ था जिसमें वेस्टइंडीज के अगेंस्ट हमें 115 रन बनाने थे, उसमें मैं तो खुद ही 7वें नंबर पे बैटिंग करने आया था। तो वो तो अपनी बकवास को जस्टिफाई करने में भी लगा हुआ है, और यहां पे लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं सारे बैट्समैन। और फिर बाद में इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में ये बोल भी रहा था कि नहीं, देखिए, ये तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन की जिम्मेदारी है, नंबर 1, 2, 3 तो बिल्कुल फिक्स है, उनको रन बनाना ही बनाना है, और उसके बाद 4, 5, 6, 7 में बाकी लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी है। तो ये खुद भी कंफ्यूज्ड कैरेक्टर है, इसको खुद नहीं पता है कि ये क्या कह रहा है और ये क्या करना चाहता है। और अफसोस की बात यह है कि इसको पता जरूर है कि सही चीज क्या है। अरे भैया, जब सही चीज पता है तो करते क्यों नहीं हो? आप देखिए, बैटिंग ऑर्डर की फ्लेक्सिबिलिटी का इसने कबाड़ा कर दिया, कुछ तो भी सही गलत कुछ तो भी आर्गुमेंट दे के चला गया। फिर उसके बाद जब इससे पूछा गया कि भाई ये इंडियन टीम फेवरेट है या कौन सी टीम फेवरेट है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, तो देखिए, इसमें जर्नलिस्ट भी इतने समझदार हैं कि यहाँ पे एशिया कप तो ड्रेस रिहर्सल है वर्ल्ड कप की। लेकिन अभी इसने ये कहा रोहित शर्मा ने कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बड़ी सीरियसली हमने ये टीम डिक्लेयर की है और 17 लोग और ऐसा और वैसा, और अभी वर्ल्ड कप की हम बात नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में तो अभी बहुत टाइम है। अजीत आगरकर भी कह रहा है और रोहित शर्मा भी कह रहे हैं वर्ल्ड कप में तो अभी बहुत टाइम है। भाई साहब, 40 दिन बचे हैं और आप कह रहे हो बहुत टाइम है। अगर ये एशिया कप वर्ल्ड कप की ड्रेस रिहर्सल नहीं है तो फिर आप कब करोगे रिहर्सल? रोहित शर्मा बोलता है कि नहीं, हमारे पास अभी तो वर्ल्ड कप के पहले खेलने के लिए 9+2 मैचेस हैं। अब 9 कौन से? 9 तो अभी ठीक है होने वाले हैं, एशिया कप और वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज मिला के। और 2 मैचेस कौन से कह रहा है ये? जो वर्ल्ड कप में वो होते हैं ना प्रैक्टिस मैचेस, 2 वार्म अप मैचेस, जिसमें कि 15 प्लेयर्स भी खेलते हैं और कोई भी कभी भी रिटायर हो जाता है, कोई भी कभी भी कुछ भी कर लेता है,
उनको भी ये कंसीडर कर रहा है। जबकि वो 2 मैचेस तो मैं ये कहता हूं वार्म अप मैचेस जो वर्ल्ड कप के पहले होते हैं उनको तो बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना चाहिए। उनका तो कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है किसी भी हालत में। आपको अगर याद हो 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके पहले इंग्लैंड को हमने पटक पटक के मारा था वार्म अप मैच में, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें वो मोहम्मद शामी और ये केएल राहुल और इन लोगों ने बहुत अच्छी खासी पिटाई कर दी थी। मोहम्मद शामी ने जॉश बटलर को ऐसा डंडा उड़ाया था उसका कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, और रोहित शर्मा और ये राहुल और सभी खूब रन बनाए इन लोगों ने, ये तो आउट ही नहीं हो रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में 10 विकेट से हारे और उसके बाद इनको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें, और डर के मारे, ट्रेंट बोल्ट के डर के मारे तो सबकी जान ही निकल गई थी। ये हालत हो गई कि रोहित शर्मा नीचे आ गया बैटिंग करने। प्रैक्टिकल कुछ और होता है, वार्म अप मैचेस का कोई मतलब नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन हमारा कप्तान उनको भी गिन रहा है कि नहीं वो भी प्रैक्टिस होगी। वार्म अप मैच से बेटर है कि तुम नेट प्रैक्टिस कर लो। वार्म अप मैचेस तो बिल्कुल ही बकवास है। सामने वाली टीमें जरूर वो वार्म अप मैचेस का फायदा उठाती हैं, हम उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं और उसमें जीत या हार उसका कोई मतलब ही नहीं। वी हैव टू प्ले वेल। रोहित शर्मा साहब का कहना ये है, वी हैव टू प्ले वेल। ये बात सुन के मुझे याद आ गई, आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को देखा है या नहीं देखा है। वो मैं तो उसको जब से उसका डेब्यू हुआ था तब से देखा है मैंने उसको, और जब वो कप्तान बना तब भी देखा। वो जब कप्तान बना 90s में, उसके साथ एक बड़ी मजेदार बात थी। सारे मीडिया वाले, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स बड़ा मजाक उड़ाते थे उसका। उससे जब भी मैच के पहले बोला जाए कि अच्छा अजहर भाई, हाउ डू यू प्लान टू प्ले दिस अपकमिंग मैच के जब पहले जब उससे इंटरव्यू होता था तो उसका सेट आंसर था, वी हैव टू बोल वेल, वी हैव टू बोल वेल, वी हैव टू बैट वेल एंड वी हैव टू फील्ड वेल। एक सांस में बोलता था वो ये, और सुन के हंसी छूट जाती थी सबकी। वी हैव टू बैट वेल, वी हैव टू बोल वेल एंड वी हैव टू फील्ड वेल। अरे और क्या बचता है यार। तो वही रोहित शर्मा भी यही बात कर रहा है। ये कंसल्टेंसी बांटने का काम है, ये किताबों में जो सही लिखा हुआ है बस उसको बोल दो। वी हैव टू प्ले वेल एंड वी हैव टू अडॉप्ट and we have to put ourselves under challenges, we have to put ourselves in under difficult conditions। अरे भैया, डिफिकल्ट कंडीशंस के अंदर आपको पुट नहीं करना है, और डिफिकल्ट कंडीशंस आप खुद ही क्रिएट कर लेते हो। तो वो डिफिकल्ट कंडीशंस क्रिएट खुद करो तो आपको उससे निकलने के बारे में सोचना चाहिए। आप ये बोलो कि वी हैव टू लर्न हाउ टू कम आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस। ये तो हमको पता है कि आप तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, आप कुल्हाड़ी पे पैर मारने निकलते हो जब आप मैच खेलने जाते हो। तो ये तो हम भुक्तभोगी हैं सारे क्रिकेट फैंस। तो इंडिया के तो क्रिकेट फैंस की इस टाइम इतनी बुरी हालत है कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्या होता है, अभी जैसे आप लोगों को भी अगर ये मालूम हो, मैं पिछले 2-3 महीने से हमेशा ये कह रहा हूं कि मुझे इस बार इस वर्ल्ड कप में इस इंडियन टीम से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन एक बार जब टीम डिक्लेयर हो जाती है ना, अपने आप क्या बताएं, लगने लगता है कि नहीं यार किसी तरह जीत ही जाए टीम। क्या करे, वो जो 1975 से जो कीड़ा लगा हुआ है तो वो चुप होने का नाम ही नहीं लेता है कि नहीं इंडिया को जीतना चाहिए, इंडिया ही जीतेगा। लेकिन हमको बहुत अच्छी तरह से पता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ज्ञान बांट के गया है रोहित शर्मा, ये वहां जाके मैदान पे सबसे बड़ा कबाड़ा करने वाला है। अब देखिए, ये जो 17 लोगों की टीम डिक्लेयर हुई है, ये तो बेस्ट 11 है। बेस्ट 11 इन द सेंस कि ये बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स हैं इंडिया के इस टाइम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसमें हालांकि एक यजवेंद्र चहल को जरूर होना चाहिए था, क्योंकि मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि कोई भी टीम बिना एक राइट आर्म लेग स्पिनर के आ जाए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, यजवेंद्र चहल के साथ क्या प्रॉब्लम है, कोई किसी कुछ डिसिप्लिनरी कुछ अगर मैटर है या जो भी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज में इन्होंने उसको मैचेस खिलाए जरूर लेकिन उससे बॉलिंग पूरी नहीं करवाई। तो मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या मस्ट हैव बीन अंडर इंस्ट्रक्शंस नॉट टू बॉल चहल, तो नॉट टू अलाउ चहल टू बॉल हिज फुल कोटा ऑफ ओवर्स, क्योंकि वो तो विकेट भी लिए थे उसने, बहुत अच्छी बॉलिंग भी की थी एक मैच में, और उसके बाद उसको बाहर कर दिया बेचारे को। अगले मैच में उसकी पिटाई करवा के, क्योंकि उस मैच में उसको उल्टे सीधे टाइम पे ओवर्स दिए।
तो अब मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये क्या है। और दुनिया की एक भी टीम ऐसी नहीं आप बता सकते हो इस वर्ल्ड कप में आने वाली जितनी भी टीमें हैं जिसमें एक राइट आर्म लेग स्पिनर ना हो। बस एक हम ही अनोखे हैं जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर रहे हैं। यजुवेंद्र चहल का तो इस टीम में होना बहुत ज्यादा जरूरी था। आप कुछ भी करो, चाहे शार्दुल ठाकुर को मत खिलाओ आप, लेकिन यजुवेंद्र चहल होना चाहिए टीम में। मैं मान ही नहीं सकता कि ये किस तरह से टीम सेलेक्ट हो सकती है। खैर चलिए, अगर आपने उसको छोड़ दिया और अब आप दुनिया भर का उल्टा सीधा जस्टिफिकेशन भी दे रहे हो तो एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूं कि चलो ठीक है। तो उसके अलावा तो ये टीम बहुत अच्छी सेलेक्ट हुई है। हालांकि मुझे तिलक वर्मा की सिलेक्शन के ऊपर और सूर्य कुमार यादव के सिलेक्शन के ऊपर सीरियस रिजर्वेशन है, क्योंकि तिलक वर्मा ने अभी तक 50 ओवर के मैचेस खेले ही नहीं है। आपने T20 के मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस देख के, आपने उसको आईपीएल में देख के आपने उसको 50 ओवर के मैचेस में डाल दिया। क्योंकि जनता भी जब वाह करने पे आती है तो जनता को कितना समझ में आता है। ये तो 2 मैचेस में फेल होगा तो कहेंगे कि टीम से निकाल दो, और 2 मैचेस में अगर रन बना देगा तो बोलेंगे कि इसको तो वर्ल्ड कप की टीम में ले लो। तो जनता की बातों के प्रेशर में अगर आके आप किसी प्लेयर को सिलेक्ट करोगे तो मुझे नहीं लगता। और हालांकि अभी ये एशिया कप की टीम में आपको 17 प्लेयर्स की लिबर्टी थी से डिक्लेयर करने की, इसलिए आपने कर दिया। मुझे लगता है वर्ल्ड कप की जब टीम डिक्लेयर होगी जिसमें 15 ही करने हैं, उसमें तिलक वर्मा शायद बाहर हो जाएगा। और सूर्य कुमार यादव का जहां तक सवाल है, सूर्य कुमार यादव मुझे लगता है कि वहां पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। सूर्य कुमार यादव ने पिछले 3 साल से अपने आप को T20 के लिए तैयार किया है। T20 में बैटिंग करने का तरीका अलग होता है और 50 ओवर के मैचेस में बैटिंग करने का तरीका अलग होता है, जहां पे वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इसने जो किंग्स डक बनाए थे 3 मैचेस में, जो कंटिन्यूअस 3-0 बनाए थे इसने, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे वनडे में बैटिंग कैसे करनी है, जो कि इसने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन इतना मिजरेबली इसको समझ में नहीं आ रहा है गेम, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरह की इसकी परफॉर्मेंस है, इसको नहीं सिलेक्ट किया जाना चाहिए था। क्योंकि देखिए T20 में और 50 ओवर में जो मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है, वो ये है, सूर्य कुमार यादव का आपने देखा होगा कि इसका एक गो टू शॉट है जो कि स्वीप मारता है। अब कोई भी बॉल इसको आप दो, आपने देखा होगा जब ये स्लॉग करने पे भी आता है तो ज्यादातर इसके स्क्वायर लेग और विकेट कीपर के पीछे इसके शॉट्स जाते हैं। तो उसमें से भी इसका सबसे ज्यादा पसंदीदा शॉट जो है वो स्वीप है। ये ऑफ स्टंप के बाहर से भी स्वीप मार देता है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, वो सभी को मारता है। जो कि इसने अभी इस बार वनडे मैचेस में जब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इसको लिया था तो इसने 1 ओवर में वो जो इनका लेफ्ट आर्म बॉलर था, क्या नाम था उसका, अकील हुसैन शायद, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली 4 बॉलों पे 4 बार इसने स्वीप अटेम्प्ट किया और चौथी बॉल पे अल्टीमेटली एलबीडब्ल्यू आउट हो ही गया। T20 में क्या होता है, T20 में बॉलर भी थोड़ा सा प्रेशर में रहता है। बॉलर कभी भी कंटिन्यूअसली आपको मारने वाली 4 बॉलें नहीं देगा। वही जो 4 बॉलें अकील हुसैन ने इसको वनडे मैच में डाली हैं वो T20 मैच में नहीं डालेगा, क्योंकि अगर 2 शॉट कनेक्ट हो गए तो बॉलर डर जाता है कि ऐसा ना हो कि मेरा ये वाला ओवर 24-25 रन का पड़ जाए। क्योंकि T20 में अगर 1 ओवर 24-25 रन का पड़ जाता है तो वही मैच में डिफरेंस क्रिएट कर देता है, जबकि वनडे मैच में ऐसा नहीं होता है। 2 ओवर भी अगर 25-25 रन के चले जाएंगे तो भी आपके पास बाकी 48 ओवर होते हैं कवर करने के लिए। ये बेसिक डिफरेंस है। इसलिए बॉलर्स भी चांस लेते हैं कि अगर तुमको यही शॉट मारना है, आड़े बल्ले का शॉट, जो कि एक लो परसेंटेज शॉट कहलाता है, तो लो परसेंटेज शॉट में रिस्क आउट होने की ज्यादा होती है। बॉलर भी चांस लेता है कि ठीक है तू मार ले, मुझे 1 ओवर मारेगा, 2 ओवर मारेगा, मैं तीसरे ओवर में तुझे आउट कर दूं। कितने शॉट मारेगा आप देखिए। अगर कोई बैट्समैन आड़े बल्ले से खेलने में लगा हुआ है, अनलेस ही हैज गॉट अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो वो उसके आउट होने के चांसेस ज्यादा है। ये आड़े बल्ले के जो शॉट इसीलिए तो रिस्की माने जाते हैं, क्योंकि इसमें तो अगर बल्ले पे नहीं आई बॉल या ठीक ढंग से नहीं आई तो या तो आप एलबी होगे या तो बोल्ड होगे और नहीं तो कैच आउट हो जाओगे। वनडे में सूर्य कुमार यादव को समझ में नहीं आ रही ये बात, और इसी वजह से उसको बैटिंग समझ में नहीं आ रही है और इसी वजह से उसकी परफॉर्मेंस खराब है। तो T20 का तो वो बादशाह है, क्योंकि T20 में बॉलर भी डर जाता है, बॉलर के पास उतना ज्यादा
कलेजा नहीं होता है कि मैं लगातार यही बॉल करता रहूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक ही ओवर 30 रन का पड़ जाए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव इज नॉट अ फिट प्लेयर टू बी सिलेक्टेड फॉर 50 ओवर मैचेस। और तिलक वर्मा तो बिल्कुल नया है। अब उसके अलावा केएल राहुल के बारे में अजीत आगरकर ने ये कहा कि वो तो पुरानी इंजरी तो उसकी ठीक हो गई, जिसकी वजह से वो 6 महीने से बाहर था, लेकिन अब ये नया निगल आ गया है। तो मैंने जैसे ही आपसे कहा, ये तो मुझे लगता है प्लास्टिक की बॉडीज लेके घूम रहे हैं इस तरह के प्लेयर्स। प्लास्टिक की बॉडीज से मेरा मतलब है कि इतने ज्यादा फ्रेजाइल हैं कि अभी पुरानी इंजरी ठीक हुई, वो नया निगल लेके बैठ गया। अब इसको आप टीम में ले लोगे, उसमें अजीत आगरकर कह रहा है कि होपफुली ये शायद एशिया कप तक फिट हो जाए। मतलब ऐसा कैसा निगल है जो 12 दिन ले लेगा? और अगर इतना सीरियस निगल है तो फिर आपने इसको टीम में डिक्लेयर क्यों किया? लेकिन चलो ठीक है, ये आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है। मैं मानता हूं कि केएल राहुल वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए, लेकिन एक परफेक्टली फिट केएल राहुल। अब केएल राहुल, क्योंकि देखिए चौथे 5वें नंबर पे केएल राहुल इज अ गुड बैट्समैन। केएल राहुल की देखिए टेक्निक वगैरह जो भी है, जो प्रेशर में आ जाता है, मुझे लगता है उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है। अदरवाइज उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो जरा डरा हुआ सहमा हुआ सा रहता है। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, और उसी टेंशन में वो आउट हो जाता है। मेडन भी खेलता है T20 के ओपनिंग ओवर को, वनडे में भी नए नए तरीके ढूंढ लेता है आउट होने के। तो वो टेंशन और प्रेशर की वजह से वो शायद उसको कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है, और कुछ नहीं है। अदरवाइज ही इज अ गुड बैट्समैन। नेट्स में आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, या वार्म अप मैच में देखना आप, फोड़ फाड़ के रख देगा ये बॉलर्स को, क्योंकि वहां आउट होने का डर नहीं रहता है, ना टीम के ऊपर कोई प्रेशर आता है, ना टीम के हारने का डर है। तो ये चलता रहता है केएल राहुल के साथ। श्रेयस अय्यर की बड़ी अच्छी गुड न्यूज है कि वो फिट हो गया है, और हम तो प्रे करेंगे कि अच्छा है फिट रहे, क्योंकि ही इज अ गुड बैट्समैन। स्पिन को बहुत अच्छा खेल लेता है। तो इस वजह से अगर श्रेयस अय्यर परफॉर्म करता है, शुभमन गिल परफॉर्म करता है, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा फिर अपना नेचुरल गेम खेल सकते हैं। देखिए इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली और रोहित शर्मा जब तक अपने टॉप फॉर्म पे बैटिंग नहीं करेंगे, इंडिया के लिए कुछ भी करना मुश्किल है। एक तो बहुत अच्छी ये खबर है हमारे लिए कि चलो जसप्रीत बुमराह फिट दिख रहा है। हालांकि अभी वो टॉप ऑफ द स्पीड पे बॉलिंग नहीं कर रहा है, लेकिन जैसा भी उसने अभी 2 मैचेस में किया है वो थोड़ा रिदम में दिख ही रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है। और फिर उसके बाद हमारे रोहित शर्मा बोलते हैं कि हमने अक्षर पटेल को 4 नंबर पे भी ट्राई किया, और हमने उसको देखिए काफी मौके देने की कोशिश की। हालांकि हम उसको रेड बॉल में मौके नहीं दे पाए, लेकिन हमने व्हाइट बॉल में मौका दिया है। ये बात तो बिल्कुल सरासर सफेद झूठ है। आप लोग एक बात बताइए, अक्षर पटेल को रेड बॉल में ज्यादा मौका मिला है या व्हाइट बॉल में ज्यादा मौका मिला है? ये तो रोहित शर्मा बिल्कुल सफेद झूठ बोल के चला गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रोहित बेचारे अक्षर पटेल को तो हमने रेड बॉल में ही देखा। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपने उसको 3 टेस्ट मैचेस खिलाए, आपने 4 टेस्ट मैचेस खिलाए, उसने आपको टेस्ट मैचेस जिताए, और आप कह रहे हो कि उसने रेड बॉल ज्यादा नहीं खेली। और व्हाइट बॉल में आपने कौन सा मौका दिया था उसको? आपने तो व्हाइट बॉल में खिलाया ही नहीं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। उसके बाद तो आईपीएल खेला है, और उसके बाद अभी वेस्ट इंडीज लेके गए हो आप। तो वेस्ट इंडीज में भी आपने उसका कचरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हार्दिक पांड्या के थ्रू। ऊपर से ये कुछ तो भी फालतू टाइप का आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट अ फैक्ट। रोहित शर्मा कुछ तो भी बोल के चला गया ये झूठ, और किसी जर्नलिस्ट ने बोला भी नहीं उसको। मुझे समझ में नहीं आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप ये झूठ बोल रहे हो। अक्षर पटेल ने रेड बॉल ज्यादा खेली है और व्हाइट बॉल कम खेली है। आईपीएल को तो छोड़ दीजिए, आईपीएल की बात नहीं कर रहा मैं, इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद चहल को हम नहीं ले पाए, क्योंकि चहल तो 17 प्लेयर्स मतलब 17 ही ले जा सकते थे। अरे भाई साहब, बाकी जो टीमें वर्ल्ड कप में 15 प्लेयर्स में राइट आर्म लेग स्पिनर लेके आ रही हैं, वो क्या पागल है? जो आप ये कह रहे हो कि 17 प्लेयर्स की लिमिटेशन थी, इस वजह से हम चहल को नहीं ले पाए। मतलब ये है कि देखिए इन लोगों का बॉलिंग को स्ट्रेंथ देना प्रायोरिटी है ही नहीं। ये लोग हमेशा अपनी बैटिंग से डरे हुए, इसलिए बैटिंग लेने के चक्कर में रहते हैं कि बैट्समैन ले लो, तिलक वर्मा को भी ले लो, स्काई को भी ले लो, सबको ले लो, क्योंकि इनको अपनी खुद की बैटिंग के ऊपर ही भरोसा नहीं है। हम भी आउट हो जाएंगे, विराट कोहली भी आउट हो जाएगा, उल्टी सीधी बॉल पे शॉट मार देंगे, तो हमें
8वें और 9वें नंबर पे भी बैट्समैन चाहिए। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है किसी कप्तान और वो इतने बड़े बैट्समैन के लिए कि ये हम राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं ले रहे। और उसके पीछे मुझे पता है कि डरपोक हो तुम, डर लगा हुआ है कि बैटिंग फेल ना हो जाए, इसलिए जितने चाहो बैट्समैन भर सको भर लो। उसके लिए तुमने एक राइट आर्म लेग स्पिनर को निकाल दिया। आप बताइए, आदिल रशीद को इंग्लैंड खिला रहा है, एडम जंपा को ऑस्ट्रेलिया खिला रहा है, शादाब खान को पाकिस्तान खिला रहा है, अफगानिस्तान में तो लेग स्पिनर्स की भरमार लगी हुई है, श्रीलंका में हसरंगा खेल रहा है। अरे वो तबरेज शमसी तक को खिला रहे हैं वो लोग। हालांकि वो तो चलिए चाइना मैन है, लेकिन वो तो इमरान ताहिर को से पीछा छुड़ाने को तैयार नहीं थे। अभी भी कोई भरोसा नहीं है, उसको बुला के ले आए वो एंड टाइम पे फिर से, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। तो अब साउथ अफ्रीका अगर राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं खिला रहा है तो वो इसलिए कि जेन्युइनली उनके पास कोई है ही नहीं, अदरवाइज वो तो इमरान ताहिर से तो पीछा छुड़ा नहीं रहे थे अपना। तो एक भी ये जो टॉप वाली टीम है कोई भी बिना राइट आर्म लेग स्पिनर के नहीं आ रही है, और हम घर में राइट आर्म लेग स्पिनर को नहीं खिला रहे। तो अब इस टीम से क्या उम्मीद की जा सकती है? इन लोगों का तो डरपोक सिलेक्शन है ये, बिल्कुल डर के मारे इन लोगों को तो ये लग रहा है कि बैट्समैन ही बैट्समैन भर लो, क्योंकि इनको पता है कि इनसे बैटिंग नहीं हो पाएगी। ये तो मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। जहां स्पिन में हुई ना विकेट में पे, ये बाकी टीमों के लेग स्पिनर ही इनकी ऐसी तैसी फेर देंगे और ये सब मुंह सड़ा के वापस आ जाएंगे और पवेलियन में बैठे रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे उम्मीद नहीं है इन लोगों से, क्योंकि ये डरपोक है, ये डरपोक अप्रोच है इन लोगों की। एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप लोग ने उसके लिए क्या तैयारी की है, क्योंकि ड्यू बहुत होने वाला है मैचेस में। अब यहां अजीत आगरकर ने इस सवाल का जवाब दिया कि नहीं, वो ड्यू तो होने वाला है, लेकिन उसके वो देखिए गुड बॉलर जो हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए, सिचुएशन जब चेंज होती है ना कि कहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, उस हिसाब से आंसर चेंज होता है। अभी यहां पूछा गया कि ड्यू के बारे में आप क्या कर रहे हो, तो ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी टीम डिक्लेरेशन के टाइम की चल रही है, तो अजीत आगरकर ने बड़े चौड़े होकर बोल दिया नहीं, गुड बॉलर्स ऑलवेज अडॉप्ट टू द सिचुएशंस, और वो अच्छे कर लेते हैं। अरे हमने देखा नहीं है क्या, जब ड्यू गिरती है तो वो मैच हारने के बाद हमेशा कप्तान सबसे पहले कहता है ड्यू आ गई थी तो बॉल थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। हालांकि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, हमेशा ये नहीं बोला जाता है, हर कप्तान यही बोलता है कि वो ड्यू आ गई थी तो हाँ बॉल ग्रिप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था हमारे। हालांकि वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन ड्यू के साथ साथ फिर सामने वाला वो पिच भी इजी हो गई थी बैटिंग करने के लिए। ये मैच हारने के बाद का आपका आंसर होता है। और इस वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा जब ड्यू के वजह से मैच हारेगा यही बोलने वाला है। आपको क्या लगता है वो कुछ और बोलेगा कि नहीं मेरे बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की? अरे इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, अगर ड्यू गिरने वाली है, जो कि गिरेगी ही, 99% उम्मीद है कि शाम के मैचेस में ड्यू गिरेगी उस सीजन में, तो एज अ बैट्समैन आपको 30 रन ज्यादा का टारगेट लेके चलना है। जो भी नॉर्मल आपका स्कोर है उसमें 30 रन आप और जोड़ दो, वो बॉलर्स को लीवरेज मिलना चाहिए उसका। तो वो बॉलर्स के ऊपर ही आप दोष डाल रहे हो कि नहीं बॉलर्स को अपने आप को इंप्रूव करना है कि ड्यू में हमको बॉल डालनी आनी चाहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपने कह दिया, बाद में मैच के बाद आप यही बहाना मारने वाले हो कि वो तो बॉल गीली हो गई थी। तो ये इन लोगों का कैरेक्टर कुछ ठीक है नहीं। ये कुछ तो भी सर्कुलर लॉजिक वाला, जो सर्कुलर रीजनिंग वाली जो बात होती है ना, पहले कुछ बोलो फिर इसका ये आंसर और वापस फिर उसी के ऊपर चले जाओ, तो यही करने वाले हैं ये। अभी बोल रहे हैं कि बॉलर्स को करना चाहिए, वहां जाके बोलेंगे कि बॉलर्स कर नहीं पाए क्योंकि ड्यू आ गई थी। क्या बकवास है यार, हम सब बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं यहाँ, हमको कुछ समझ में नहीं आता। आज के दिन तुम जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो इसी को तुम खुद ही चेंज करोगे मैच हारने के बाद। आप लोग देख लेना इसको, ये पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। लेकिन यहां तो ज्ञान बांट के चले गए कि बॉलर्स को इंप्रूव करना चाहिए। अरे तुम ये क्यों नहीं बोलते हो कि तुम्हारे बैट्समैन को 40 रन ज्यादा बनानी चाहिए पहले बैटिंग करते हुए? लेकिन उतनी तो औकात है नहीं, क्योंकि बैट्समैन के डर के मारे तो ये बॉलर्स को कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये तो हाल है इन लोगों का, इन लोगों से क्या उम्मीद की जाए? और उसके बाद बात कर रहे हैं कि नहीं मैं और कोहली भी थोड़ी कोशिश कर लेंगे बॉलिंग करने की। वो मजाक में कही बात या जो कुछ भी कही, लेकिन रोहित शर्मा को समझ में नहीं आया कि ये मजाक करना भी बनता नहीं है। पहले रन बनाने के बाद में बात कर, तू कितने रन बनाएगा?
इस वर्ल्ड कप में। वहां जाके मुंह सड़ा के और चले आने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ये वही बकवास कर रहे हैं। इस पूरी 17 प्लेयर्स की टीम में रोहित शर्मा एज अ कैप्टन इज द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ दिस टीम। ऊपर से रहा सहा ये हार्दिक पांड्या, क्योंकि रोहित शर्मा का भी कोई फिटनेस का भरोसा नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता वो कहीं अगर अनफिट हो गया वर्ल्ड कप या एशिया कप के बीच में, तो ये नालायक हार्दिक पांड्या बाली वाला ये बन जाएगा कप्तान। और फिर तो देखना हम सारे मैच हारेंगे, सारे मैच हार जाएंगे हम, कि किसी भी टीम से हार जाएंगे, नेपाल से भी हार सकते हैं हम। ये इस तरह का कारनामा करेगा। अगर रोहित शर्मा में 2 पैसे की अकल नहीं है तो इसमें हार्दिक पांड्या में 1 पैसे की भी नहीं है। आप लोग देख लेना। और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है इस पूरे टूर्नामेंट में। ये टीम बहुत अच्छी है, मैं ये कहता हूं, एक्सेप्ट इसमें यजुवेंद्र चहल को होना चाहिए था, लेकिन ये लोग कबाड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसमें ये बहुत ज्यादा कबाड़ा करने वाले हैं, क्योंकि इनको कप्तानी आती नहीं है और ये 1 नंबर के डरपोक है। इनकी बैटिंग की अप्रोच से ही मुझे समझ में आता है। ये जाके वहां T20 में जो पहला ओवर मेडन खेलते हैं, या T20 का जो पावर प्ले 6 ओवर में या 28 रन बनाते हैं, ये वर्ल्ड कप में जब जाएंगे ना तो ये पहले 3 ओवर मेडन खेलेंगे। और उसके बाद जाके, खैर वो तो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अब तो शुभमन गिल होगा वहां, तो शुभमन गिल तो बैटिंग कर लेता है। शुभमन गिल डरता भी नहीं है उतना। इन लोगों की बाकी तो KL राहुल और ये रोहित शर्मा, इन लोगों को तो डर के मारे इनकी जान निकली, शकल पे दिखता है इनकी। खैर चलिए, ये तो हो गया एनालिसिस हमारा। बाकी जनता कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये रोहित शर्मा इज द वीकेस्ट स्पॉट एज अ कैप्टन इन दिस टीम। और यजुवेंद्र चहल का ना होना मुझे बहुत खलता है। बाकी तिलक वर्मा और स्काई ये भर्ती के प्लेयर्स हैं, इनको नहीं होना चाहिए था टीम में। अब ले लिया है तो भुगतेंगे। बाकी क्या हो सकता है वो तो वर्ल्ड कप में और एशिया कप में ही पता चलेगा। इनकी पोल अच्छी तरीके से खुल जाएगी। अब ये जितनी बातें और ज्ञान बांट के गया है ना रोहित शर्मा, आपको एशिया कप के पहले मैच में पता चलेगा ये कितनी ब्लंडर मारने वाला है वहां एज ए कैप्टन। तो चलिए, वो तो हम बाद में बात करेंगे मैचेस के दौरान। अभी के लिए तो मुझे लगता है कि यही मेरी एनालिसिस है कि टीम तो ठीक है, कप्तान बेवकूफ है और वाइस कप्तान उससे भी बड़ा बेवकूफ है। बाकी ब्लंडर इन्होंने चहल को ना लेके की है और भगवान ही मालिक है। तो आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट. Let me know your views about my analysis. Thank you so much.